नाम जेनजी का, पर दोनों जगह हिंसक प्रोटेस्ट। एक जगह स्टेटहुड को लेके, दूसरी जगह ऐप बैन को लेके। एक जगह बोला जाता है सरकार ध्यान नहीं दे रही इशू पर, दूसरी जगह सरकार एंगेज कर रही है तब भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पर एक जगह पर डेटा ये साफ इंडिकेट कर रहा था कि यह समस्या काफ़ी पुरानी थी। ट्रिगर हो गई सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट बैन को लेके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टेटहुड को लेके, ये ठीक 17 दिन बाद हो रहे हैं जैसे नेपाल में हुए थे। नेचर अलग है। ऑनगोइंग डायलॉग्स हो रहे हैं गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर के बीच में। सो ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि ये मुद्दा आप कैसे देखते हैं। वैसे मुझे ये पॉलिटिकल ज़्यादा लगता है। इंडिया इस समय काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है दोस्तों। बॉलिंग अटैक पर यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं। अब आज फोकस करेंगे हम नेपाल की इकोनॉमी के बारे में, और इस वीडियो में 2 पॉइंट अप्रोच रखेंगे। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा आपके साथ शेयर करूंगा नेपाल की इकोनॉमी से रिलेटेड, और कुछ लीक से हटके रिवाइवल के टिप्स नेपाल की इकोनॉमी के लिए। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक मॉनिटर के अपने आज के एडिशन को। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या ये केवल राजनीतिक असंतोष था या इसके पीछे कुछ गहरी आर्थिक वजह जुड़ी हुई थी। डेटा साफ इंडिकेट करता है कि नेपाल में जो हुआ उसका मेजर रीज़न इकोनॉमिक ही था। पहला सबसे बड़ा कारण है नेपाल में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों को देता हूँ। आपको ध्यान हो 2024 में बांग्लादेश में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे। विश्व बैंक के 2024 के आंकड़ों की बात करते हैं, उसके अनुसार नेपाल की जो बेरोजगारी दर है वो 10.7% है, ऑलमोस्ट 11%। वहीं बांग्लादेश में 4.7% है सिर्फ। यानी नेपाल के नौजवान बेरोजगार हैं और उनके पास विकल्प बहुत ही सीमित है। यही गुस्सा सड़कों पर प्रोटेस्ट के रूप में दिखाई दिया। दूसरा मेजर रीज़न है जीडीपी ग्रोथ। नेपाल की 2024 में सिर्फ 3.7% की दर से नेपाल की इकोनॉमी ग्रो करी, जबकि बांग्लादेश में इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद 4.2% से इनकी इकोनॉमी ग्रो हुई। जब महंगाई हो, रोजगार मिल ना रहा हो, धीमी ग्रोथ हो, तो जनता हताश होती है। तीसरा कारण है रेमिटेंस पर अत्यधिक निर्भरता। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? नेपाल की जीडीपी का करीब 33.1% हिस्सा रेमिटेंस से आता है। यानी विदेश में काम करने वाले नेपाली वर्कर्स, खाड़ी देशों या मलेशिया में नौकरियों में कमी आए तो नेपाल की अर्थव्यवस्था तुरंत ही संकट में आ जाती है। करते हैं टेक्निकल लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की, वह है करेंसी की पेगिंग। पेगिंग का मतलब क्या होता है? पेगिंग का मतलब होता है जब एक देश अपनी मुद्रा या करेंसी की वैल्यू को किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ फिक्स कर देता है। नेपाल ने साल 1993 में अपने नेपाली रुपी को इंडियन रुपी आईएनआर के साथ पैक कर दिया था। दर तय हुई थी 1 INR इज इक्वल टू 1.6 NPR। मतलब समझिए कि यूपीए शासन से लेके एनडीए के शासन तक सेम रेट है करेंसी का। यानी कि नरसिम्हा राव जी की सरकार से लेके नरेंद्र मोदी जी तक बिल्कुल वही रहा, बदला नहीं गया करेंसी का रेट। अब सवाल ये है कि इससे क्या फ़ायदा हुआ नेपाल को, क्योंकि नेपाल की जो करेंसी थी वो सीधे इंडिया से जुड़ी हुई थी। नेपाल ने भी इन्फ्लेशन, स्टेबिलिटी और ट्रेड कन्वीनियंस का फ़ायदा उठाया। और नेपाल के लगभग 2/3 इंपोर्ट्स जो हैं वो इंडिया से आते हैं एज़ पर नेपाल राष्ट्र बैंक डेटा। पैग होने की वजह से ट्रेड में करेंसी रिस्क कम रहा। टूरिज्म और रेमिटेंस फ्लोज भी रिलेटिवली स्टेबल रहे, क्योंकि नेपाली रुपी की जो वैल्यू थी उसमें बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। यहाँ डाउन साइड भी था। 1993 से लेके आज तक इन्फ्लेशन और प्रोडक्टिविटी गैप एडजस्ट नहीं हुए हैं। यह है कि नेपाल का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कमज़ोर रहा और इम्पोर्ट डिपेंडेंस उसकी ज़्यादा रही। फिर भी बड़ा पिक्चर देखें तो पेगिंग से नेपाल को फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ वेव पर वो भी सवार हो रहे हैं। 4 ऐसे उपाय समझते हैं जिनसे नेपाल अगले कुछ सालों में बड़ी छलांग लगा सकता है। पहला है टूरिज्म 2.0। हाल में 2024 तक करीब 11.5 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे। नेपाल टूरिज्म बोर्ड का डेटा है ये। कोविड में संख्या गिर गई थी पर रिवाइवल हुआ है इसमें। अब ज़रूरत है नई इनोवेशन की, जैसे मस्टैंग में याक चीज़ फेस्टिवल किया जा सकता है, लामचुंग में हनी हार्वेस्ट मेला और नया एल्टीट्यूड नोमैड वीज़ा जारी किया जा सकता है। काठमांडू और पोखरा
बन सकता है डिजिटल नोमैड हब। स्टेडी फॉरेन स्पेंडिंग होगी इससे, और टूरिज्म और जीडीपी का योगदान दुगना हो सकता है। हाइड्रो पावर में यंग टैलेंट को जोड़ना। नेपाल के पास लगभग 43 गीगावाट्स आर्थिक रूप से उपयोगी हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। प्रोजेक्ट अगर यूथ अप्रेंटिसशिप से जुड़ जाए, सो टरबाइन टेक, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में युवा अपना योगदान दे पाएंगे। एक्सपोर्टेबल स्किल्स होंगी ये, और कंपनियों को मिलेंगे सस्ते और स्किल्ड लेबर। एक ऑप्शन है मोबाइल वीआर लैब्स और कोडिंग, फूड प्रोसेसिंग डेमो बसेस। हर जिले में जाएं और युवाओं को नए स्किल्स से अवगत कराएं। सो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। इससे रेमिटेंस पर जो डिपेंडेंस है नेपाल की इकोनॉमी की, वो कम हो जाएगी और बाकी सेक्टर से भी योगदान आना शुरू होगा। पॉइंट है कि इंडिया नेपाल ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप 2024 में पहली बार नेपाल ने हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट किया इंडिया और बांग्लादेश को। आपको बता दूं, SJVN, NHPC, NTPC और भेल जैसी भारतीय कंपनियां नेपाल में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और ट्रांसमिशन लाइंस में एक्टिवली वर्क कर रही हैं। SJVN अरुण 3 लोअर अरुण 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। NHPC जो है वो वेस्ट सेती और सेती रिवर 6 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में निवेश की इन्होंने घोषणा दी थी। NTPC जो है वो क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग में सपोर्ट कर रही है नेपाल की इकोनॉमी को। BHEL आपको पता ही है, टरबाइंस और हाइड्रो इक्विपमेंट सप्लाई करती है नेपाल को। और अगर इन सब कोलैबोरेशंस को और स्केल किया जाए तो नेपाल की क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है और इंडिया को भी इससे सस्ती ग्रीन एनर्जी मिलेगी। दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। अपने कमेंट ज़रूर देना। जय हिंद।